नमस्कार। सोचिए, क्या सिर्फ एक आइडिया, एक सिद्धांत दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दे सकता है? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे महात्मा गांधी के छोटे-छोटे स्थानीय विरोध प्रदर्शन एक ऐसी जबरदस्त राष्ट्रीय रणनीति में बदल गए जिसने भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो आइए इस पूरी यात्रा को करीब से देखते हैं। तो हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये सत्य की शक्ति है क्या? हम पता लगाएंगे कि सत्याग्रह का ये आइडिया आया कहां से और कैसे इसने दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक की नींव हिलाकर रख दी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हम सत्याग्रह के पीछे की फिलॉसफी को समझेंगे, फिर उसके शुरुआती टेस्ट को जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये कैसे एक के बाद एक राष्ट्रीय अभियानों में बदला। और हाँ, आखिर में हम परीक्षा के लिहाज से सबसे जरूरी बातों को भी फटाफट दोहराएंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियाद को समझते हैं जिस पर गांधी जी के सारे आंदोलन टिके थे, और वो है सत्याग्रह का सिद्धांत। तो ये सत्याग्रह है क्या? देखिए, ये सिर्फ चुपचाप बैठकर विरोध करना नहीं है। इसका मतलब है सत्य पर डटे रहना। ये अन्याय के खिलाफ एक एक्टिव, नैतिक और स्पिरिचुअल हथियार है जिसका मकसद सामने वाले को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसका दिल बदलना है। यहाँ सत्याग्रह और दुराग्रह का फर्क समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी ने यह साफ किया कि उनका तरीका जबरदस्ती या बल से अपनी बात मनवाने वाला दुराग्रह नहीं है। सत्याग्रह का लक्ष्य विरोधी को तंग करना नहीं, बल्कि उसे सच का एहसास कराना है। मतलब ये शरीर की ताकत की नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत की लड़ाई है। अब एक सच्चा सत्याग्रही बनना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए बहुत कड़े अनुशासन की जरूरत थी। ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि जीने का एक तरीका थे। अहिंसा और सत्य तो सबसे ऊपर थे ही, लेकिन साथ ही निडर होना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना भी उतना ही जरूरी था। बहिष्कार जैसी रणनीतियां इसी आत्मनिर्भरता का हिस्सा थी, जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक कमर तोड़ने का काम करती थीं। तो इस पावरफुल फिलॉसफी को भारत में पहली बार आजमाया कैसे गया? चलिए देखते हैं कि कैसे इन शुरुआती आंदोलनों ने भविष्य के बड़े संघर्षों के लिए एक मॉडल तैयार किया। 1917 और 18 के बीच गांधी जी ने 3 बड़े लोकल मामलों में दखल दिया: चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। आप कह सकते हैं कि ये वो लैब्स थीं जहां सत्याग्रह की तकनीक को भारत की जमीन पर टेस्ट और प्रूव किया गया। पहला बड़ा टेस्ट हुआ बिहार के चंपारण में। यहां किसानों को तिनकठिया सिस्टम के तहत जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी, जिससे उनका बहुत शोषण होता था। गांधी जी के सत्याग्रह ने ब्रिटिश अधिकारियों को झुकने पर मजबूर कर दिया और आखिर में इस सिस्टम को खत्म करने वाला कानून बनाना पड़ा। ये भारत में उनकी पहली बड़ी जीत थी। इसके बाद आया अहमदाबाद का टेक्सटाइल मिल मजदूरों का मामला। जब मिल मालिकों ने उनका प्लेग बोनस बंद कर दिया, तो मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने यहां भी बीच बचाव किया, लेकिन इस बार उन्हें एक नए और बहुत शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। और वो हथियार था उनकी पहली आमरण अनशन, यानी भूख हड़ताल। इस नैतिक दबाव ने अपना काम किया और एक ट्रिब्यूनल ने मजदूरों के हक में फैसला सुनाते हुए उन्हें 35% की वेतन वृद्धि दी। ये दिखाता है कि सत्याग्रह के तरीके कितने अलग-अलग हो सकते हैं। और फिर गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने उन किसानों का साथ दिया जो फसल खराब होने के बावजूद लगान चुकाने के लिए मजबूर किए जा रहे थे। यहां भी सत्याग्रह कामयाब रहा और सरकार को झुककर किसानों को राहत देनी पड़ी। इन लोकल जीतों के बाद अब वक्त आ गया था इस तरीके को पूरे देश के लेवल पर ले जाने का, और यहीं से असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। 1920 में शुरू हुए इस आंदोलन के 3 मेन टारगेट थे। पहला, स्वराज हासिल करना। दूसरा, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे जुल्मों का विरोध करना। और तीसरा, खिलाफत के मुद्दे पर भारतीय मुसलमानों का समर्थन करना। ये पहली बार था जब पूरे देश ने एक साथ ब्रिटिश संस्थानों का इतने बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया था। अगर असहयोग आंदोलन पहला बड़ा कदम था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन और खासकर उसका नमक मार्च इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का शायद सबसे यादगार चैप्टर बन गया। लेकिन सवाल यह है कि गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना? ये उनकी रणनीति की सबसे बड़ी खूबी थी। नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय, अमीर हो या गरीब, उसकी जरूरत थी। नमक पर टैक्स लगाकर ब्रिटिश सरकार ने सीधे सीधे हर भारतीय की थाली पर कंट्रोल कर रखा था। इस एक सिंबल ने पूरे देश को इमोशनली एक कर दिया। कमलादेवी चट्टोपाध्याय का ये कोट इस आंदोलन की एक और बहुत खास बात बताता है, और वो थी महिलाओं की जबरदस्त भागीदारी।
हजारों हजार औरतें पहली बार अपने घरों से बाहर निकलकर आज़ादी की लड़ाई में सीधे शामिल हुईं। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्रांति नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति भी थी जो साथ साथ चल रही थी। इस भागीदारी ने आंदोलन को एक अलग ही लेवल की एनर्जी और ताकत दी। चलिए अब चलते हैं आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर, भारत छोड़ो आंदोलन, जो आज़ादी के लिए फाइनल कॉल था। 8 अगस्त 1942 गांधी जी ने अपना सबसे पावरफुल नारा दिया, करो या मरो। अब बात सिर्फ सहयोग ना करने या कानून तोड़ने की नहीं थी, ये सीधी और आखिरी मांग थी, पूरी आज़ादी की। ये आंदोलन पहले के आंदोलनों से बहुत अलग था, जहां असहयोग और सविनय अवज्ञा धीरे धीरे फैले थे। भारत छोड़ो आंदोलन तो शुरुआत से ही एक धमाके जैसा था। ये एक जनविद्रोह था जिसका एक ही मकसद था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो चलिए अब इन सभी आंदोलनों को एक नज़र में देख लेते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत काम आएगा। ये टेबल गांधी जी की पूरी यात्रा को साफ साफ दिखाती है। चंपारण में उनके पहले सत्याग्रह से लेकर अहमदाबाद में पहली भूख हड़ताल तक, फिर असहयोग के जरिए पहला मास बॉयकॉट, नमक मार्च के साथ नेशनल लेवल पर कानून तोड़ना और आखिर में भारत छोड़ो के साथ करो या मरो का फाइनल कॉल। ये एक बिल्कुल साफ प्रोग्रेशन है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, क्या सत्याग्रह की ताकत सिर्फ उसके तरीके में है, या फिर उसे चलाने के लिए गांधी जैसे एक करिश्माई लीडर की जरूरत हमेशा होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।